नमस्कार दोस्तों, आपका अपना अजीज डॉक्टर विक्रम शर्मा। हर बार एक नई शख्सियत के साथ में, वो शख्सियत जो आपके लिए काम की है, जिसकी हर बात छोटी बात भी आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए बहुत मायने रखती है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्स हैं जो अपने आप में अपने पेशे के अंदर एक इस तरीके का काम कर रहे हैं कि हर किसी की जान बच जाए, बस लक्ष्य इतना सा रहता है। आज हमारे साथ है सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अधोक्षज जोशी। हम इनसे जानते हैं कि विपरीत परिस्थिति, जब संकट की परिस्थिति आती है, तब इंसान को किस तरीके के स्टेप उठाना चाहिए ताकि किसी की जान को बच सके। यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उस एक्सीडेंट के समय पे क्या करना चाहिए ताकि किसी की जान को बचाया जा सके। अस्पताल ले जाने से पहले आप घबराए नहीं। अब कानून ने भी इतना बदलाव कर दिया कि आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करते, लेकिन बचना और बचाना ये एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है। अब हम स्वागत करते हैं डॉक्टर अधोक्षज जोशी का। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है भाई जी में। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि बहुत सारी परिस्थिति ऐसी आती है जब व्यक्ति की जान को जरा सी भी मदद मिल जाए तो वो मौत के मुंह में जाने से बच जाए। ऐसी कौन सी चीज़ है कि हम उस इंसान को उस समय बचा सकें? देखिए, संकट का कभी नहीं कह सकते कि कहाँ आएगा, किसके साथ आएगा, कब आएगा और कैसे आएगा। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा ज्ञान और जागरूकता है, आपको पता है कि इस स्थिति में क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है, दोनों ही बातें हैं। क्या अच्छा हो सकता है और क्या हमने मदद करने के बहाने तो किया लेकिन गलती से कर दिया। एक एग्जांपल देना चाहूँगा। कोई व्यक्ति है, मान लीजिए गर्दन की हड्डी की चोट है, और हमने सामान्य तौर पे, जैसा आप देखते हैं आम तौर पे, कि हम दो पैर पकड़ के उसे शिफ्ट करने की कोशिश कर तो मदद रहे हैं, लेकिन उसकी गर्दन की हड्डी जो टूटी हुई है वो खुद इतनी पैनी हो गई है कि उसी की स्पाइनल कॉर्ड में घुस के और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। छोटी बातें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे कि क्या हमें करना चाहिए और कैसे भांपना चाहिए। देखिए, संकट में सबसे जो इम्पोर्टेंट और पहली चीज़ है वो ये भांपना कि संकट है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? पहला स्टेप है सुरक्षा। सुरक्षा वो व्यक्ति जो संकट में पड़ा हुआ है उसकी, और सुरक्षा आपकी खुद की। अगर उस पर संकट आया तो हो सकता है आप पे भी आ जाए। बिजली अभी गिरी है, कहीं आपने देखा एक विक्टिम है और आप तुरंत दौड़ के चले गए, दोबारा हम शिकार तो नहीं हो जाएंगे। इस बात का भी हमें ध्यान रखना। तो सबसे पहली चीज़ जो मन में होनी चाहिए कि इस स्थिति में कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है, और ये जो पीड़ित है इसको कैसे सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। एक उदाहरण के माध्यम से समझें। सड़क के बीच में एक्सीडेंट हो गया, सीपीआर की आवश्यकता है, तो हम सड़क के बीच तो सीपीआर शुरू नहीं कर सकते, दूसरे वाहनों की चपेट में आने की पूरी संभावना है। तो पहले हम सुरक्षित तरीके से ट्रांसपोर्ट करेंगे विक्टिम को ऐसी जगह जो स्थान सुरक्षित है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। छोटी मोटी चीज़ें हैं, आदमी रक्त देख के घबरा जाता है कि ब्लीडिंग हो रही है, क्या करूं? सिंपल सा उपाय है, कैसा भी ब्लड ब्लीडिंग हो रही हो कहीं से भी, यहाँ तक कि मेजर आर्टेरियल ब्लीड हो, मतलब आपकी नस कट गई है, खून की वाहिनी कट गई है, लेकिन उसे भी रोका जा सकता है सिंपल तरीके से कि आप सफाई का ध्यान रखते हुए उस स्थान पे एक कंटिन्यूस प्रेशर लगा दें। एक साफ़ कपड़े की मदद ले सकते हैं आप, स्टेराइल गॉज उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक साफ़ रुमाल या कपड़ा जिसकी मदद से आप उस स्थान को कंटिन्यूस प्रेशर से दबा के रखें। बार बार हमें देखना नहीं है कि रुका कि नहीं रुका खून। जब तक मेडिकल एड पहुंच रही है, जब तक वो यहाँ तक चिकित्सा सहायता लेके आ रहे हैं या हम इस व्यक्ति को चिकित्सा सहायता तक लेके जा रहे हैं, तो आपको उस स्थान को दबा के रखना है। ब्लीडिंग कैसी भी हो, फर्दर नुकसान नहीं होगा और वो रुकने की पूरी संभावना है। दूसरी चीज़, हम आगे की बात करें, हड्डी टूट गई है। हड्डी टूटने में आपको सिर्फ सिंपल से चीज़ें देखना है हमें कि पेशेंट को अगर दर्द अत्यधिक मात्रा में है तो आपको मन में शुबा होना चाहिए कि कहीं हड्डी का फ्रैक्चर तो नहीं है, क्योंकि फ्रैक्चर एक ऐसी चीज़ है जिसमें दर्द बेतहाशा होता है। दूसरी चीज़, उस स्थान पर सूजन, रेडनेस और ब्लीडिंग, अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस स्थान की हड्डी टूटी हुई है। इसमें भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमें, इसमें सिर्फ इतना सा है कि आपको इमोबिलाइजेशन करना है उस जगह का। और वो कैसे होगा कि वो जिस स्थान की हड्डी टूटी हुई है उससे एक जॉइंट ऊपर और एक जॉइंट नीचे, उसको हिले ना ऐसा प्रबंध कर दीजिए। एक सीधी स्टिक की मदद से भी किया जा सकता है। अखबार को रोल करके हम एक स्टिक जैसा नुमा बना सकते हैं और सिंपल से तरीके से एक जॉइंट ऊपर, मान लीजिए जैसे मेरा ये वाला हाथ है, ये वाली हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है इस जगह पे, इसके एक नीचे जॉइंट कलाई का जॉइंट है और एक ऊपर जॉइंट एल्बो जॉइंट है। मैं कुछ ऐसी व्यवस्था कर दूं कि ये जॉइंट भी मुड़े ना और ये जॉइंट भी मुड़े ना, मतलब एक स्टिक या कुछ भी इमोबिलाइजेशन रॉड मैं यहाँ से यहाँ तक बांध दूँ और दो सिंपल से कपड़ों की मदद से या पट्टी की मदद से मैं इस स्थान को इमोबिलाइज कर देता हूँ। तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे दर्द में भी कमी आएगी, फर्दर ब्लीडिंग नहीं होगी। और जो दूसरा डैमेज हो सकता है, क्या डैमेज हो सकता है कि ये हड्डी का टूटा हुआ हिस्सा यहाँ के पास गुजर रही नस से गुजर सकता है अगर मैंने इसको मोबिलाइज होने दिया
तो ये सिंपल सी चीज़ें है। पैर में भी यही सिद्धांत है। मान लीजिए फीमर में फ्रैक्चर हुआ है, तो आप हिप जॉइंट से लेके और नी जॉइंट तक अगर इमोबिलाइज कर देते हैं उस स्थान को, जब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उस वक्त किसी भी साधन के माध्यम से, हमारे पास हो सकता है एक चलने वाली बैंत हो, वो भी इस स्थिति में बहुत मददगार कारगर हो सकती है, उसकी मदद से भी इमोबिलाइजेशन किया जा सकता है। और जिस स्थान पे ब्लीडिंग है, मैंने जैसा बताया, सिंपल दबाव की टेक्निक से हम रोक सकते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें हुई। अब आपने देखा कि किसी व्यक्ति को मतलब दिल ही रुक गया है, ऐसी स्थिति हो गई है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो मरना निश्चित है, जिसे हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। सिंपल जो मेडिकल लैंग्वेज होती है उसमें हम कहते हैं हृदय गति रुक जाना या कार्डियक अरेस्ट हो जाना। ये दिल के दौरे से थोड़ा सा अलग होता है। दिल के दौरे में दिल की वाहिनियों में रुकावट होने की वजह से दिल की ब्लड सप्लाई कम होती है। ऐसी स्थिति में आपको जो एस्प्रिन, क्लोप्रोग्रेल और इस तरह की गोलियाँ या खून पतला करने वाली गोलियाँ ये मदद करती हैं। लेकिन इससे आगे की बात है कि हृदय गति रुक ही गई है। अब अगर आपने कुछ नहीं किया तो मरना निश्चित है, क्योंकि कुछ समय बाद सारे अंगों को ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी और ये अंग और टिश्यू धीरे धीरे करके मरने लगेंगे और मल्टी ऑर्गन डैमेज हो जाएगा अगर कुछ नहीं किया गया। लेकिन क्या ऐसी स्थिति में भी हम मदद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है पहचानना कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तो जब कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो हमारा पहला स्टेप क्या रहना चाहिए? वही मैं फिर कहूँगा, पहला स्टेप है सुरक्षा। खुद सुरक्षित रहिए और जो पीड़ित है उसको भी फर्दर डैमेज से सुरक्षित रखिए। दूसरा स्टेप क्या है कि कार्डियक अरेस्ट हो गया है तो ये डायरेक्ट इमरजेंसी है। इस वक्त हम ही सिर्फ मदद नहीं कर पाएंगे, हमें और चिकित्सकीय उपकरणों की, चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता होगी। तो दूसरा स्टेप क्या है कि अगर आप अकेले हैं तो स्वयं ही कॉल करना है हमें चिकित्सा सहायता को। और सिंपल सी चीज़ है, हमारे यहाँ एक नंबर है 108 पे कॉल करना है। क्या बताना है? अपनी स्थिति बिल्कुल विस्तार से बताइए कि कौन सी जगह पे आप हैं, बिल्कुल प्रिसाइज लोकेशन बताइए। दूसरी चीज़, अपने बारे में बताइए कि आपके पास क्या जानकारी है, क्या आप CPR करना जानते हैं, नहीं जानते हैं। ये दो बातें आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। इसके बाद हम अगले कदम पे जाएंगे। वो कदम क्या है? पहचान करना कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। इसकी पहचान कैसे की जा सकती है? सिंपल सी चीज़ है। अगर आप मेडिकल थोड़ा भी अनुभव रखते हैं तो नब्ज़ की गति देखी जा सकती है। और वो कौन सी नब्ज़ है? कैरोटिड आर्टरी हम देखते हैं। आप अपनी गर्दन को जब ऐसे घुमाएंगे तो बीच में दो मसल्स, स्टेनोक्लीडोमास्टाइड मसल का बीच में एक खांचा दिख जाएगा आपको। इस खांचे में जब अपना हाथ हम रखते हैं तो ये धड़कन आसानी से फील हो जाती है। सिर्फ 5 सेकंड के लिए हमें देखना है कि क्या धड़कन उपलब्ध है या नहीं है। मान लीजिए आपको फील नहीं हो पा रहा है, 5 सेकंड से ज़्यादा समय निकल गया। 5 सेकंड कैसे पता लगाएंगे? जब हम मन में 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 बोलते हैं तो इतने समय में 5 सेकंड हो जाता है। इससे ज़्यादा समय आपको जाया नहीं करना है, क्योंकि ये इमरजेंसी का टाइम है। अगर धड़कन नहीं महसूस हो रही है तो मान के चलिए धड़कन नहीं है। अगली चीज़ जो हमें करनी है, वो जो दिल की हृदय गति थी वो रुक गया है, तो वो क्या कर रहा था? खून के दौरे को बनाए रख रहा था, पूरे अंगों तक खून पहुंचा रहा था। आप मेरी बात पे विश्वास करिए कि हम बाहर से भी वो काम कर सकते हैं, जब तक चिकित्सा सहायता उपलब्ध नहीं है, कि बाहर से भी आप खून का दौरा मेंटेन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं CPR। जो पीड़ित है उसे किसी ठोस स्थान पे हमें लेटाना है। फिर मैं वापस जोड़ दूंगा, सुरक्षित स्थान, सुरक्षा का अपने दिमाग में हमेशा रखना है। उस सुरक्षित स्थान पर लिटाने के बाद जो ये बीच की चेस्ट की हड्डी है, जिसे हम स्टर्नम कहते हैं चिकित्सकीय भाषा में, या फिर आप ऐसे नहीं पहचान पाते हैं तो कल्पना कीजिए कि एक सेंट्रल मिड लाइन और निपल्स को काटने वाली लाइन, ये दोनों लाइनें जहाँ मिल रही है उस स्थान पे अपनी हथेलियों को, दोनों हाथों को मिला के अपने हाथों की पोजीशन इस तरह बनाइए और अपने हथेलियों का जो हील है, पाम का जो हील है, इसको उस स्थान पे रखिए। ठीक है? जो मैंने बताया, इमेजिनरी लाइन, मिड लाइन और निपल वाली लाइन, या फिर स्टर्नम वाली हड्डी का नीचे वाला पार्ट, इस स्थान पे रख के हमें कंप्रेशन देने हैं। और वो कंप्रेशंस की गति क्या होनी चाहिए? 100 से 120 कंप्रेशंस। हृदय 72 बार धड़कता है, लेकिन उतनी ही बार करेंगे तो हम बाहर से कर रहे हैं, उतनी एफिशिएंसी से नहीं कर पाएंगे, तो हमें रफ्तार थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो क्या रफ्तार गाइडलाइंस कहती है? ये जो मैं बता रहा हूँ बातें, ये अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हार्ट, उसके द्वारा बताई गई चीज़ें हैं। तो हमें हृदय गति को रखना है 100 से 120, मतलब अपने कंप्रेशंस की गति को। और दबाव कितना डालना है? दबाव डालने के लिए जो तय सीमा है वो है 2 से 2.4 इंच, या फिर 5 से लेके 6 सेंटीमीटर आप लगभग मान लीजिए। हम कोई स्केल लेके नापने नहीं बैठे। अगर देखा जाए, मोटा और पतला व्यक्ति जितना उसका आगे से लेके पीछे तक का
चेस्ट का डायमीटर है उसको हम 1/3 के करीब दबा दें अंदाजे से, अगर इतना कर देते हैं तो हम वही डिज़ायर्ड जो डेप्थ है उस तक पहुंच जाएंगे। ये हमें करना है। और ऐसा करने से हम क्या कर रहे हैं कि हमारे स्टर्नम मतलब आगे की जो चेस्ट की हड्डी है ये, और पीछे जो रीढ़ की हड्डी है ये दोनों ठोस चीज़ें हैं, इनके बीच में एक सॉफ्ट ऑर्गन हार्ट को हम बार बार कंप्रेस करके दबा रहे हैं। इस दबाव से क्या होता है कि जो वाल्व सिस्टम है हार्ट का और वेसल्स का, इससे ब्लड का फ्लो आगे की तरफ ही बना रहता है और ये ब्लड लगातार ऑक्सीजन को लेके और अंगों तक पहुंचाता रहता है। इसे हम कहते हैं कंप्रेशन ओनली सीपीआर। आज कोविड के टाइम पे पहले इसमें बताया जाता था कि आपको मुंह से मुंह सांस भी देना है, लेकिन कोविड के टाइम के बाद और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोई इन्फेक्शन इधर से उधर ना हो जाए, हमें जो आज की गाइडलाइंस है वो ये बताती है कि कंप्रेशन ओनली सीपीआर करना है। और कब तक करना है हमें, आप ये देखिए, अगर आप खुद जानकार हैं, जागरूक हैं तो आप खुद कर सकते हैं। और ऐसी कोई जगह नहीं होती कि आसपास कोई मौजूद ना हो। अगर कोई मौजूद है तो उस व्यक्ति को भी प्रेरित करके आप अपने साथ सेकंड रेस्क्यूअर की जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमें कहाँ मदद कर सकता है, ये समय बचाने में मदद कर सकता है। मान लीजिए आपने सीपीआर शुरू कर दिया तो ये दूसरा व्यक्ति जो है ये 108 पे कॉल कर सकता है। दूसरी चीज़, आप लगातार कंप्रेशन एक बहुत हाई एफिशिएंसी वर्क है, इसमें थक जाता है व्यक्ति। तो अगर एक से ज़्यादा रेस्क्यूअर आपके पास होंगे मौजूद तो आप लंबे समय तक सीपीआर की प्रक्रिया को कर सकते हैं। अब आप पूछना चाहेंगे कि सर सीपीआर कब तक किया जा सकता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ सीपीआर हम कब तक कर सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ पॉजिटिवली हम सोचें कि उस व्यक्ति ने कोई रेस्पॉन्स दिखा दिया है। जब हमने पहले रेस्पॉन्सिवनेस चेक की थी कि उस व्यक्ति को हमने पूछा कि आप कैसे हैं और वो जवाब दे पाने में नाकाम था, तब हमने ये सारी प्रक्रिया शुरू की थी। वो रिस्पॉन्सिवनेस आ गई है, उसने व्यक्ति ने आपका हाथ उठा दिया कि मेरी छाती पे क्या कर रहे हो भाई, तो इसका मतलब है दिल की धड़कन वापस से चालू हो गई है, वापस खून का दौरा मेंटेन हो गया, दिमाग तक खून पहुंच पा रहा है, इसलिए वो व्यक्ति समझ पा रहा है, रिस्पॉन्ड कर पा रहा है, आपकी बात का जवाब दे पा रहा है। या फिर जो चिकित्सकीय सहायता के लिए हमने 108 पे फ़ोन किया है वो चिकित्सकीय सहायता हम तक पहुंच गई। या फिर आप इतना ज़्यादा थक चुके हैं कि अब और सीपीआर देने की क्षमता आप में नहीं है, तो मैंने फिर कहा कि पहले खुद की सुरक्षा भी इम्पॉर्टेंट है, तब आप सीपीआर को रोक सकते हैं। नहीं तो मोटी मोटी चीज़ है कि आप जब तक पेशेंट को हैंडओवर कर देते हैं चिकित्सा टीम को, तब तक आपको ये सीपीआर करना है। ये छोटी सी बात है जो करके हम किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और आंकड़ों की बात करेंगे, आप इंटरनेट पे अगर खोल के देखते हैं कि सीपीआर करने से क्या किसी को फ़ायदा हुआ है आज तक, तो आप देखेंगे बहुत सारी स्टोरीज़ खुल के आ जाएंगी। कई खिलाड़ियों की स्टोरीज़ हैं कि 78 मिनट तक सीपीआर दिया गया खेल के मैदान पे, तब एयर एम्बुलेंस से एयरलिफ्ट किया गया, वापस दिल की धड़कन लौट के आई। ऐसी स्टोरीज से भरा पड़ा है इंटरनेट। अभी की घटना है कुछ दिन पहले की, ट्रेन में एक व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट हुआ। उसकी जो पत्नी थी वो जागरूक थी, उसने किसी जगह सुन रखा था, समझ रखा था कि सीपीआर कैसे दिया जाता है, क्या होता है। तो जो रेलवे पुलिस फोर्स है उसकी मदद से उसने सीपीआर किया और आज उसका पति उसके साथ मौजूद है। उसने खोया नहीं, पाया है। तो आप भी पा सकते हैं वो सुख किसी की मदद का, और किसी की जान बचाने का जो एक कोशिश है, ये भी अपने आप में काफ़ी संतोषप्रद होती है, ये भी संतोष प्रदान करती है। लेकिन ये तभी कर पाएंगे जब हमारे मन में जागरूकता होगी। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि संकट की परिस्थितियों में सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए किस तरीके से किसी व्यक्ति की जान बचाई जानी है, और किस तरीके से डॉक्टर साहब ने बहुत साफ तौर पर बताया कि दुर्घटना हो जाए तो आपको करना क्या है, यदि आपके कार्डियक अरेस्ट की स्थिति है तो आपको करना क्या है। बहुत साधारण शब्दों के अंदर बताया। अब आप भी इस बात का ध्यान रखिए, आप भी समाज के एक जागरूक और नागरिक हैं, और नागरिक होने के नाते आपको देखना होगा कि ऐसी परिस्थिति कहीं है तो आपको उसको छोड़ के भागना नहीं, बल्कि किसी की जान को बचाना आपका मकसद होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी किसी की जान बचाने के लिए एक ऐसा पुण्य कमाएंगे जिसकी आपने सोचा है या सोच रखते हैं। आप बने रहे हमारे साथ, हम आपको यूं ही हर एक ऐसी शख्सियत के साथ में मुलाकात कराते जाएंगे जो आपके लिए हमदर्द, हमराही और हम सफ़र बन सकेगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।